भाई हमारे पास ऊपर ही हो गए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। टाइम हो गया तो मसला नहीं है, यहीं पे जमात कर लेंगे अगर देर हो गई तो। असल में वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने ईपीएस के हवाले से पढ़ा था कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह हम अपना ईपीएस बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक छोटी सी वर्किंग प्रोसेस समझा था। एक्सेल की फाइल जो खुली हुई थी, ओबीएस, ईपीएस, फ्लॉट, और जो फ्लॉट का मामला था ना उसके अंदर हमने दो चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अच्छा, वहाँ तो वो इनिशियली आम लैंग्वेज यूज़ कर दी गई थी ताकि नॉन टेक्निकल बंदा होता है ना वो समझ जाएगा बैकवर्ड पीछे आना, फॉरवर्ड आगे चले जाना। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जो है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ नहीं होता। यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स का वर्ड यूज़ हो रहा होता है या प्रेडिसर और सक्सेसर का वर्ड यूज़ हो रहा होता है। ऑटोकैड के अंदर जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे उधर हम लगा रहे थे ऑल्टरनेट यूनिट, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था सफिक्स जहाँ पे हमने mm लिख दिया था, तो जो भी वैल्यू लिखी हुई थी उसके आगे mm लिखा हुआ आ रहा था। सफिक्स का मतलब ये कि आगे, प्रीफिक्स माने पहले। यहाँ आम मायनों में समझ ले, हम लोग बोलते हैं प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से पहले, प्री मेडिकल। तो प्री का वर्ड जो यूज़ हो रहा होता है वो हो रहा होता है पहले के लिए, और सफिक्स का वर्ड यूज़ हो रहा है बाद के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बजाय यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा प्रेडिसर और सक्सीसर। इन दो चीज़ के ऊपर हमारी वर्किंग होगी। और ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्लॉट के अंदर ना हमने इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस किया था। एक्टिविटीज़ हमने लिखी थी 6, कोई ऐसे ही काम कर लेते हैं, कोई 6 एक्टिविटी ABCD के नाम से कर लेंगे, XYZ अभी हमारा कोई उससे लिंक नहीं है। एक्टिविटीज़ डाल के उनके अंदर उनका इंटरलिंक सिस्टम, आपस में उनका क्या कनेक्शन है, लिंक सिस्टम है, उसके पीछे बैकवर्ड यानी कि प्रेडिसर में क्या चीज़ चल रही है और उसके आगे फॉरवर्ड में यानी कि सक्सेसर के अंदर कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद शुरू हो रही है। और उसकी मदद से हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ ऐसी आई थी जिसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल पार्ट का मामला आया था, नॉन क्रिटिकल पार्ट का मामला आ गया था कि उसमें फ्लॉट दिया हुआ था, फ्लॉट आ रहा था। 2 एक्टिविटीज़ में हमारे पास फ्लॉट आया था, मेरे ख्याल में शायद CD थी, ऐसी थी, जो भी अभी हम खोल लेंगे एक्सेल की फाइल, खैर उसके हिसाब से वर्किंग कर लेंगे। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उस चीज़ को जो हमने बेस समझी थी ना कि प्राइमवेरा में ये एक बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर ये वर्क चल रहा होगा। और इंटरलिंक के अंदर हम लोग पढ़ लेते स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट। ये उनके रिलेशनशिप्स वगैरह का मामला था कि किस एक्टिविटी के बाद शुरू होगी, कौन सी 2 एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है। ये लिंक सिस्टम हमें इधर अप्लाई करना मौजूद है। अच्छा, कैलेंडर का मामला ये है कि अभी हमारा कैलेंडर से कोई लिंक है नहीं। इस वजह से लिंक नहीं है क्योंकि अभी हम एक किसी प्रोजेक्ट को लेकर वर्क नहीं कर रहे, अभी हम बेस को समझ रहे हैं। और बेस समझने के लिए लाजमी नहीं है कि आपकी कंपनी का अपना कैलेंडर बना हुआ ना, अभी हमें वो चीज़ समझनी है जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसको इधर इम्प्लीमेंट करके देख लें कि रिजल्ट आया सही फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग के तौर पे। मेरे ख्याल में शायद हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया था, एक्सेल की ये फाइल थी हमारे पास जो हम फ्लॉट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। प्रोडक्शन का मामला या कॉस्ट का मामला बिल्कुल ही अलग था, वो हम लोग अपने अलग मायनों में देख रहे थे कि कितने टाइम पीरियड में कितनी प्रोडक्शन निकालने, तो हमने लेबर बढ़ा दिए थे ना, उसका मामला जो चल रहा था ड्यूरेशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर चल रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लॉट के ऊपर ताकि मुझे इससे आइडिया हो जाए कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ का लिंक सिस्टम आपस में मौजूद है। हमारे पास एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितनी एक्टिविटीज़ चल रही है टोटल, आपने कहा मेरे पास 6 एक्टिविटीज़ चल रही हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ABCDEF तक चल रही है ना, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल एक्टिविटीज़ ये चल रही है। मैं ये वाला चार्ट सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कौन सी एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन है, कौन सी एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन है। आ जाते हैं अपनी ही सॉफ्टवेयर के ऊपर। सबसे पहला वर्क, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसका कोई ना कोई एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा कि किस कंपनी का है ना, कंपनी स्ट्रक्चर जो वो हम लोग EPS का नाम दे रहे थे, ये बना हुआ, मैं दोबारा से EPS नहीं बना रहा। इसी EPS के अंदर से कोई भी एक चीज़, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोजेक्ट नंबर 2 ले लेता हूँ सेक्टर F10 के अंदर के कंस्ट्रक्शन ऑफ विलास के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आ जाओ फाइल के अंदर, फाइल में आके आप ओपन में आ जाओ और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन ऑफ विलास को सेलेक्ट करके ओपन कर दो। सही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलास को सेलेक्ट करके ओपन कर दो, या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो जो एक्टिविटी आपको ओपन करनी है और आपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि अब ये आपका प्रोजेक्ट्स आ गया और इस प्रोजेक्ट की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे अब इनरोल कर दो।
इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंटर कर दी थी, वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम उसी को ही थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटीज़ हमने इनरोल की है और क्या वर्किंग हमारे काम की है। क्या हो गया, सही। यहीं पे आ गया, मैं यहाँ से प्रेस करके, जैसे एक्सेल पे आप काम कर रहे होते हैं ना, अपनी मर्जी से कर लो, और जितने हम चाहें हम अपनी मर्जी से इसको ऐड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अपने बिल्टन पड़े हुए, तो अभी इसी को ही छीड़ लो, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया, आपने कहा हमारे पास कितनी एक्टिविटी आई हुई है, 6 एक्टिविटी आई हुई है, ए से लेके एफ तक आई हुई है। मैं यहीं पे आ गया, मैंने कहा यहाँ पे सी आ गया, सी के बाद एक एक्टिविटी मैंने और ऐड कर दी है, इस एक्टिविटी का नाम मैंने दे दिया डी। डी का टाइम दे दिया मैंने। इसी तरह मैंने एक और एक्टिविटी एनरोल की है, इस एक्टिविटी का मैंने नाम दे दिया है ई। इसी तरह मैंने एक एक्टिविटी और ले लिए, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है एफ। सही है। अब मैंने कहा यहाँ पे आऊँगा अगर मैं वर्किंग के तौर पे, तो ए एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन मुझे दे रहा है वो दे रहा है 7 दिन का, 5 दिन का, फिर 3 दिन का और 4 दिन का। आप यहाँ पे आ गए, ये एक्टिविटी मेरे पास आई हुई है 7 डेज़ की, 5 फिर 3 और 4 ना, हमें ऐसे ही था 7 5 3 4, 7 5 3 4, 5 2, यहाँ पे आ गए आपने क्या 5 और ये 2, ये हमने क्या दे दिए, ड्यूरेशन दे दिया कि मेरी एक्टिविटी कौन सी है, उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा। ड्यूरेशन जो है सर, ये वो जो उस दिन हमने कहा था कि लेबर बढ़ा तो हाँ, टोटल कितने डेज लग रहे हैं मेरे ना। अब मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ इस वर्किंग नेचर के ऊपर, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे पास टोटल कंस्ट्रक्शन डेज कितने आ रहे थे, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 5 26, 24 हो गए ना, हाँ सही है, 19 और 5 24, 24 और 2 26। टोटल मेरी एक्टिविटीज़ पड़ रही है 26 डेज़ की। टोटल एक्टिविटीज़ मेरे पास आ रही है 26 डेज़ के हवाले से। अब 26 डेज़ के हवाले से अब मुझे जो वर्किंग करनी है उसमें आपके पास इशू क्या आ रहा होगा, मुझे इस टाइम को सेव करना था। इसको क्या करना था, क्यों सेव करने के लिए हमने क्या किया था, इधर लिंक सिस्टम पड़े थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर, कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्रेस कर दूँ। आगे लिखा हुआ 26 डेज़ की एक्टिविटी है, आपने क्या इसको मुझे क्या करना था, लिंक बनाना था। हमने फॉरवर्डिंग या बैकवर्डिंग के अंदर क्या किया था, लिंक बना दिया था। ए के साथ बी और सी का लिंक था, सी के साथ डी और ई का लिंक है, और फिर ये ई वाली के साथ दोनों का लिंक है, यानी कि डी के बाद भी एफ आ जाएगा और ई के बाद भी एफ आ जाएगा। हमने ऐसे लिंक सिस्टम इसमें एक ओवरव्यू के तौर पे किया था। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास जो एक्टिविटीज़ आ गई हैं उसका मुझे यहाँ पे एक चार्ट चाहिए। यहाँ पे एक चार्ट शो नहीं हो रहा, तो जो भी आपको चार्ट रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक्टिविटी टाइम्स स्केल के अंदर आप आ जाओ, राइट क्लिक करो, टाइम्स स्केल। टाइम स्केल में आने के बाद अब आप यहाँ पे दे दो कि आपको चार्ट किस तरह का चाहिए, मंथ पर वीक चाहिए, वीकली पर डे के हिसाब से चाहिए, ईयर पर वीक, क्वार्टर मंथ का चाहिए, किस तरह का चार्ट आपको रिक्वायर्ड है। आपने राइट क्लिक किया है, टाइम्स स्केल, यहाँ से मैं आ गया डेट इंटरवल, मैंने कहा यहाँ पे मुझे चाहिए मंथ पर वीक, कि मुझे वीकली हिसाब से चार्ट देते रहे, 2 तारीख 5 तारीख 16 तारीख, एक वीक का गैप है। राइट क्लिक, टाइम स्केल, आपको ईयरली सिस्टम चाहिए आप ईयरली सिस्टम पे आ जाओ। ये ईयरली सिस्टम दिए मैं, ये आपको डे सिस्टम चाहिए तो वीक पर डे के हिसाब से आ जाए। अब रोज़ाना के हिसाब से आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे, वीकली। जितना ज़्यादा प्रिसाइज करके आपको दिखाना है कि आज के दिन का इतना वर्क हुआ, आज के दिन का इतना हुआ, आप उसके हिसाब से चार्ट अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डेज लिखे हुए, यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो आप देखो एक जूम का निशान आ रहा है, मैं इसको पकड़ के ना इस चार्ट को जूम करके भी देख सकता हूँ, और यहीं से इसको मैं कंप्रेस करके अगेन आ सकता हूँ।
क्लियर है। अब आप यहीं पे आ जाओ वर्किंग के तौर पे। मुझे ये बता रहा है कि आपके पास एक चार्ट के अंदर ये आया हुआ है इशू कि ये चीज़ पहले कहाँ से आ रही है ना, इसी के लेवल पे आनी चाहिए। ये वाली एक्टिविटी इधर दिया हुआ है 1 फ़रवरी को स्टार्ट हो रही है। हमने इसको खोला है, ये भी 3 फ़रवरी से ही है ताकि ये एक सीट में आए। और ये लास्ट प्रोजेक्ट के हवाले से हमने किया था, तो इनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप फिनिशिंग डेट, स्टार्टिंग डेट, अच्छा एक्टिविटी डिलीट कर दी। चलो इधर आ जाओ। अब जैसे इससे ऊपर जाइए, आपने कहा एक एक्टिविटी क्या कर दे, इधर ऐड कर दे। एक एक्टिविटी आगे, मैंने इसका नाम दे दिया ई, तो ऑटोमेटिकली ये ई एक्टिविटी आ गई। मैंने इधर काम क्या किया, इधर मैंने लिख दिया 40, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगी। ये 5 दिन की ही एक्टिविटी थी। स्टार्टिंग ये कह रहा है 1 फ़रवरी को, तो आपने इसको खोल के क्या कर दिया है 3 फ़रवरी कि भाई ये कंडीशन है। ये कॉलम्स वगैरह नहीं चाहिए, कॉलम्स में आ जाइएगा। कॉलम्स में आने के बाद ये स्टार्टिंग फिनिशिंग वगैरह जो है ना, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया कि अभी हमारे इस काम की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाते हैं। शेड्यूल कंप्लीट कितना हो गया, मैंने कहा अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग ड्यूरेशन कितना है, मैंने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल ओरिजिनल ड्यूरेशन बता, टोटल फ्लोट बता दे, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी आईडी वगैरह बता दे। तो ये मेरे पास एक क्या आ गई, डिटेल बनी हुई आ गई कि भाई ये शेड्यूल आपके पास चल रहा है। अच्छा जी यहीं पे आ गया। मैंने कहा इधर वर्किंग करने के बाद अब काम ये करना है, मुझे इनका लिंक सिस्टम बनाना है। अब मुझे जाना है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो ये तो मुझे दिखा रहा था एक चार्ट के तौर पे ना, एक रफ एस्टिमेटिंग चार्ट के तौर पे उसने मुझे दिखा दिया है। अब मैंने कहा यहाँ पे मुझे किस पे आना है, जनरल सेटिंग के अंदर। किस में आना है, जनरल सेटिंग्स के अंदर आना है। इधर हमारे पास एक्टिविटीज़ फ्लोट्स वगैरह के अंदर ये 0 दे रहा है एक्टिविटी फ्लोट अभी, क्योंकि हमने कोई लिंक सिस्टम वगैरह इसमें अप्लाई नहीं किया है। मैं यहीं पे आ गया। मैंने कहा इसको टाइमलाइन स्केल को डेली के हिसाब से हटा दे। इसको नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड चल रहा होता है मंथ पर वीक के हिसाब से ना, मंथली पर वीक के हिसाब से हम इसको सेटल करके रख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड से इसके हिसाब से। और प्रोजेक्ट की वर्किंग के तौर पे अगर आप आ जाए तो जिस एक्टिविटी पे क्लिक कर देते हैं, जिस एक्टिविटी पे आप क्लिक कर देते हो उस एक्टिविटी की ये जर्नल पूरी डिटेल्स आपको दिखा रहा होता है। कौन सा इसमें WBS है, अभी हमने WBS नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया, अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दिया कि ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपका काम चल रहा है। जब हम WBS बनाएंगे तो हम इसमें डिवीजन दे देंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो आया डिपार्ट वाइज है, सिविल डिपार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। या हम अपने पास इसमें कैटेगरी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि वर्किंग सब स्ट्रक्चर पे हो रही है, सुपर स्ट्रक्चर पे हो रही है, फिनिश प्रोजेक्ट पे हो रही है, किस प्रोजेक्ट में हो रही है, प्रोजेक्ट के कौन सी स्टेज पे मैं मौजूद हूँ, वो मेरा WBS बन जाएगा। मेन चीज़ें यानी कि इसको आप ऐसा समझ लो, एक चीज़ होती है स्पेस, एक चीज़ होती है जोन। अगर मेरे पास ABCD ये लिखे हुए ना, ये मेरे पास स्पेसिस है। मैं बोलता हूँ A और B या A और C एक जैसी है, तो A और C क्या होगा, एक जोन होगा। आमतौर पे जिसको हम बोलते हैं सेट्स, कि सेट्स बना लो, ये सेट्स अलग है, ये सेट्स अलग है, ये सेट्स अलग है, कैटेगरी बना लेते। तो ऐसी मामला इसके साथ भी है। हम लोग WBS में क्या करते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं कि ये तमाम एक्टिविटीज़ मेरे पास क्या चल रही है, इस वाले WBS की है, ये तमाम एक्टिविटीज़ इस WBS की। अब हम कुछ भी नाम दे दें, चाहे सुपर स्ट्रक्चर दे दें, सब स्ट्रक्चर दे दें, फिनिशिंग स्ट्रक्चर दे दें, चाहे हम उसको कैंडीज दे दें, चाहे उसको हम मंडीज दे दें, चाहे हम उसकी टॉफीज दे दें, XYZ। सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इस पर लाजमी नहीं है सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम हो, हर बंदा अपनी फील्ड का काम कर रहा है। बस ये कि वो अपने अपने जोन बना लेगा कि ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। दूसरी चीज़, अभी हमने OBS वगैरह भी नहीं पढ़ा है ना, उसको बनाया है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर की जगह इंटरप्राइज बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होगा। जब तक मैं इस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं बनाऊँ और ना इसको ये मेंशन करूँ कि ये प्रोजेक्ट या ये एक्टिविटी का मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर या इसका सुपरवाइजर कौन है या किसकी कस्टडी में जा रहा है, जब तक मैं इसका एड्रेस अभी इसको नहीं दे सकता, जब तक मैं OBS ना बना लूँ। प्राइमरी रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मेन चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। बड़ी बड़ी क्रीम का नाम डाल देते हैं, CEO हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। फॉरमैन कौन है, या हो सकता है कुछ एक्टिविटी ऐसी है, अब जैसे मैसन की एक्टिविटी है, तो अब रिसोर्स कौन है, मिस्त्री, मैसन वर्क,
अब मेसन है या हेल्पर है या टेक्नीशियन है तो मेरी रिसोर्स क्या लेबर है। अब लेबर रिसोर्स मेरी यहाँ पे आ रही होगी, प्राइमरी रिसोर्स मेरी क्या है, मेसन अपना किरदार अदा कर रहा है, स्टील फिक्सर अपना किरदार अदा कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो मैनेजर है, ये सुपरवाइज कर रहा है, ये देख रहा है। इसके अंदर वर्किंग इस प्रोजेक्ट में कौन कर रहा है वो यहाँ आ रहा होगा। इसके अलावा आपके पास ऊपर आएगा कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर। कौन से कैलेंडर, जैसे हम कंपनी पे वर्किंग कर रहे हैं, ये भेरिया टाउन है तो भेरिया टाउन का अपने एक कैलेंडर बना हुआ होगा कि भाई क्या है वर्क डे चीज, हमें अभी कैलेंडर नहीं मिला, जो हम कैलेंडर बना देंगे वो इसका इधर कैलेंडर शो हो जाएगा, इधर कैलेंडर हम इसको शो करवा देंगे कि भाई कौन सा कैलेंडर है, अभी हमने नहीं बनाया तो इधर कैलेंडर को शो नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी रिसोर्स अभी हमने नहीं बनाई है तो यहाँ पे रिसोर्सेज को शो नहीं कर रहा है, ना मैनेजर वगैरह को ओबीएस को शो करेगा। टाइम ड्यूरेशन कितना % कंप्लीट हुआ है फिजिकली बता दे, यूनिट्स के हिसाब से बता दे। ये जब आप बिल्कुल फाइनलाइज में बजटिंग वगैरह डाल देते तो ये तो यहाँ पे ये दिखा देता है ये आगे पास। और टाइप क्या चलिए इसको हम लोग नहीं छेड़ते, हमारे ड्यूरेशन यूनिट्स वगैरह सब दिखा रहा हूँ इसमें ना। अब आ जाते हैं वर्किंग में, ये तो मामला चल रहा था आपके पास जनरल सेटिंग है ना। स्टेटस, स्टेटस बताता है टोटल ओरिजिनल कितने दिन की ये एक्टिविटी थी, एक्चुअल अभी आपकी कितने दिन की वर्किंग हो चुकी है, कितने दिन आपके बचे हैं, तो कितने % आपका काम कंप्लीट हुआ है। जब हम इसको फिक्स कर देते हैं, हाँ भाई इस तारीख को स्टार्ट होना है तो ये इस तारीख को स्टार्ट हो गया और इस तारीख को ये फिक्स हो गया है, तो ये चीज़ हो जाती है परसेंटेज के हिसाब से फिक्स और उसको ये ब्लू टैग कर देता है। वैसे आमतौर पर ये ग्रीन और रेड चल रहा है ना, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के तौर पर, तो फिर ये क्या हो जाता है ब्लू टैग में आ जाता है। ब्लू टैग में आने से इसका वो हो जाता है कि ये चीज़ अब फिक्स हो चुकी है, ये एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम आ जाते हैं। ये चीज़ आती है फाइनलाइजिंग के अंदर। इनिशिएटिंग प्रोसेस के अंदर जनरल सेटिंग थी, फाइनलाइजिंग में स्टेटस आ गया, जो हमने शुरू में 5 लाइफ साइकिल पढ़ लेते ना। रिसोर्स, कौन लेबर है क्या है वो भी अभी हमने ऐड नहीं किया, इधर रिसोर्स भी अप्लाई होगा और उसका रोल भी अप्लाई होगा। रिसोर्स में अगर मैंने डाल दिया कि हेल्पर, अब रोल्स के अंदर मैं लिखूंगा कि हेल्पर किस चीज़ का है, सैनिटरी हेल्पर है, वो अपना किरदार किस तरह का, हेल्पर तो बहुत सारे, शटरिंग वाले का हेल्पर बना हुआ है, स्टील फिक्सिंग वाले का हेल्पर बना हुआ है, वो मैं उसके नोट्स लिखूंगा फिर उसको। तो यहाँ पे आपके पास ये फीडबैक्स वगैरह भी दिए जाते हैं, आगे नोट्स भी दिए जाते हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर उसका नोट्स वगैरह रिसोर्स का बना के सेव करके रख लो कि भाई ये बंदा इस चीज़ के लिए था। और ये ऑप्शन आपके पास आ गया प्रेडिसेसर और सक्सेसर कि कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है या कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी है। अब मेरे पास ए एक्टिविटी जो आई हुई है सबसे पहली एक्टिविटी है, तो पहली एक्टिविटी से पहले तो कुछ हो नहीं सकता, पहली एक्टिविटी के बाद ही है जो भी है। अब पहली एक्टिविटी के साथ अगर हम एक्सेल को देख रहे थे तो हमारे 2 लिंक नहीं कर रहे थे कि भाई ए एक्टिविटी जो आपकी है इस ए एक्टिविटी से, इस ए एक्टिविटी के साथ सी एक्टिविटी कनेक्ट हो रही है और बी एक्टिविटी कनेक्ट हो रही है, तो ए एक्टिविटी का सक्सीजर 2 बन गए, ए भी बन बी भी बन गया और सी भी बन गया। तो आप यहीं पे आ गए, आपने ए को सेलेक्ट किया है, जैसे ही आप सक्सीजर पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा असाइन। आप असाइन पे आ जाओ तो एक ये विंडो वही वाली विंडो खोल देगा जो आपके पास तमाम एक्टिविटीज़ की बनी हुई है, यही वाली विंडो यहाँ पे खोल देगा। कौन सी एक्टिविटी के साथ असाइन करना है, आपने कहा बी के साथ, इस पर डबल क्लिक कर दे या ये असाइन पे क्लिक कर दे, बी एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे लिखी भी आ गई, और सी एक्टिविटी भी आपने असाइन कर दी है कि 2 एक्टिविटीज़ आ रही है मेरे पास, 2 एक्टिविटीज़ इसमें आ रही है। वर्किंग किस तरह की है, मैंने कहा बी एक्टिविटी भी फिनिश होगी तो स्टार्ट होगा, सी एक्टिविटी भी फिनिश होगी तो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जब ए पे क्लिक कर रहा हूँ तो ए के सक्सेसर बता रहे हैं कि बी और सी इसके लिंक में मौजूद है, बी और सी इसके ए है, ए के लिंक में बी और सी मौजूद है। बी एक्टिविटी पे आ गया तो बी एक्टिविटी के बाद जा रहे हैं आपके पास ई एक्टिविटी, बी एक्टिविटी के बाद क्या जा रही है, ई एक्टिविटी जा रही है। तो बी एक्टिविटी का सक्सीजर बन गया ई, असाइन में आ गए, बी एक्टिविटी का सक्सीजर ई है। क्लोज कर दो या क्लोज नहीं करे तो यहीं पे आ जाए सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी के 2 लिंक थे, सी के साथ डी भी जा रहा था, सी के साथ ई भी आ रहा था। अगर आप इधर देखें सी के साथ डी भी है, सी के साथ ई भी है। आप यहीं पे आ गए, मैंने कहा सी के साथ मेरे पास डी का भी लिंक आया हुआ है
और यही सी के साथ मेरे पास ई का भी लिंक है, दोनों कंडीशन इसमें भी मैंने अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास आगे डी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी के बाद अगर मैं देखता हूँ तो डी एक्टिविटी के बाद एफ आया हुआ है और ई के बाद भी एफ है, तो आप यहीं पे आ जाओ, डी एक्टिविटी का एफ, ई एक्टिविटी नीचे आई हुई है, क्लिक करो सीक्वेंस आ जाएगी, ई एक्टिविटी का भी एफ है, डी का भी एफ, ई का भी, क्लोज कर दे। यहाँ पे ये टाइम स्केल दिया हुआ होता है, ये जो घड़ी बनी हुई है, आप टाइम शेड्यूल पे क्लिक कर दो, ये F9 दबा दो और इसको शेड्यूल कर दे, तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। आपके पास क्या आ गई? ये कंडीशन बनी हुई आ गई। अब देखें कैलकुलेशन के हिसाब से ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना दे रहा है, आपने कितने निकाले थे? 26 दिन। आप क्लाइंट को दोगे 26 दिन का, लेबर से काम लोगे आप 19 दिन का। फिर लौट आ गया दो एक्टिविटी में कि भाई सी एक्टिविटी में 2 दिन का गैप आ रहा है, डी एक्टिविटी में 3 दिन का गैप आ रहा है। वही चीज़ इसने यहाँ पे आपको असाइन करके दे दी थी कि अगर आप इस प्रोसेस पे आते हो तो सी के अंदर 2 दिन का गैप आएगा, डी के अंदर 3 दिन का गैप आएगा। प्रोसीजर कंफर्म हो गया, समझ आ गया प्रोसेस, क्योंकि ये बेस है। ये चीज़ समझ आ गई ना, आगे आप अपनी मर्जी से दुनिया जहाँ के काम कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, ये यहाँ से गैप दे के क्यों आ रहा है? शुरू में गैप दे के आ रहा है, या अगर मैं इसको F9 कर रहा था शेड्यूल, तो यहाँ पे ये बता रहा है करंट डेटा डेट 1 फेब, वर्किंग शुरू हुई है 3 फेब से, वर्किंग शुरू हुई है, इस वजह से गैप आ रहा है। क्योंकि हमने जो शेड्यूल के अंदर दिया था, जब EPS बना रहे थे तो हमने उधर काम वर्किंग जो सेटल की हुई है इसके अंदर, जनरल सेटिंग में आए, वो जनरल सेटिंग के अंदर कैलेंडर जो कैलकुलेशन के हिसाब से असाइन हुआ था, वो हुआ था 1 फेब के हवाले से, वो हुआ था, क्योंकि अभी हमने कैलेंडर खुद तो अपना बनाया नहीं, बने बनाए पे काम किया। इस वजह से ये 2 दिन का मार्जिन दे रहा है कि पहली तारीख का आपने कहा था, लेकिन हो सकता है प्रोजेक्ट डिले शुरू हुआ 3 तारीख से शुरू हुआ, तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। समझ आए? कोई लिंक समझ आया इसमें क्या है? अच्छा, ये जो मामला आए हुए ना, ये आए हुए बिल्कुल बेसिक के हवाले से। अब आप आ जाओ इस वर्किंग के बाद, मैंने कहा मुझे इस चीज़ का एक लेआउट सेव करना है, इस चीज़ का क्या करना है? एक लेआउट। जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो जाए। देखो मैंने बंद कर दिया, नहीं किया सेव। चलो आ जाओ। तो मैंने क्या किया, फाइल को बंद कर दिया, सेव नहीं किया ना। एक्सेल की फाइल आपने डायरेक्ट क्या किए, क्लोज कर दिए। ये इसकी फाइल पावर P6 की, आप यहीं पे आ जाओ। मैंने दोबारा प्रोजेक्ट ओपन किया, एडमिन ओके कर दे। अच्छा कैपलॉक खुला हुआ है। एडमिन, अब देखो मेरे पास एक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम वही ओपन हो जाएगा, तो ऑटो सेव है, सेव का मसला नहीं। लेकिन मसला सबसे बड़ा हमारे क्लाइंट को क्या आता है, इस फाइल को लेके जाने में। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया ना, ये प्रोजेक्ट तो आपका इस कंप्यूटर में सेव है, आप बोलते हो मुझे ऑफिस लेके जाना है, इस पर और वर्किंग करनी है, किसी से कुछ पूछना है, तो ये सिस्टम तो उठा के नहीं लेके जाओगे। तो इस फाइल को बेसिकली आपको करना पड़ता है इंपोर्ट। लेआउट तो नहीं अभी लिखा ना, सही है, लेआउट अभी आगे पढ़ लेंगे। अभी पहले मेन अहम चीज़ पढ़ लेंगे, भाई ये फाइल आपने बना ली ना, आपको लेके जाना है किसी के पास, तो अब वो क्या करूँगा मैं, तो इंपोर्टिंग सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, बहुत से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फंस जाते हैं, तो मैं फाइल को इंपोर्ट किस तरह करवाऊँ, या इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इस फाइल को मुझे पहले तो एक्सपोर्ट करवाना है अपने डेस्कटॉप वगैरह पे किसी और जगह पे, और उस फाइल को आप यूएसबी में जब कॉपी लेके जाओगे तो उस जगह पे वो फाइल इंपोर्ट होगी या ओपन होगी, बात देखिए। तो आप फाइल पे आ जाओ, फाइल पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, इस प्रोफाइल को, इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर दे, भेज दे। अब यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सटेंशन है, क्योंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है,
बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो वर्किंग चल रही है, सीधी बात है, वो अभी चल रही है 17 वर्जन के ऊपर ना, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर बहुत से लोग 15 और 16 वर्जन पे काम कर रहे हैं, 17.8 17.6 वर्जन नहीं डाला है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ आप सेव कर रहे होते हैं वो लेटेस्ट वर्जन पे आ रही होती है। तो इसने ये वैसी ऑप्शन दे दी जैसे ऑटोकैड के अंदर हम लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा अगर डेटाबेस सिस्टम है, ये XML वगैरह सिस्टम जो होते हैं ना, ये डेटाबेस सिस्टम होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वो है ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, MS प्रोजेक्ट, उस पर खोलने की फाइल है ये XML के अंदर खोलने तो आप इस पर सेव कर दो कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट उस पर भी खुल जाए, उस पर दिख जाए। वरना हम नॉर्मली इसका काम जो कर रहे होते हैं प्राइमरी P6 के हवाले से, उसका काम चल रहा होता है XER के ऊपर ही सेव कर रहा है, और ये 17.12 वर्जन या उसके बाद के वर्जन पे खुलेगा, क्योंकि ये 17.8 कुछ है समझ लो 18.3 इसको बहुत से लोग बोल रहे थे 18.3 ये वर्जन 17 पॉइंट कुछ है। 18.3 इसका वर्जन मॉड्यूल्स के अंदर डाल दिया था उन्होंने कैटेगरी के अंदर ना, तो समझ लो सबसे लेटेस्ट यही आया हुआ था। तो उसके अंदर ये कह रहा है उस वर्जन पे ये ओपन होगा, और पुराने जो वर्जन थे वो 6.1 या उससे पहले के वो काम कर रहे होते थे P3 वगैरह के ऊपर। आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया। अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया है, बड़ा प्रोजेक्ट है, रिसोर्सेज भी डली हुई है उस प्रोजेक्ट के अंदर, रोल्स भी डल रहे हैं आपके पास, प्रोजेक्ट्स भी है। ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, इस सब चीज़ों को नहीं करता। आपको हर चीज़ को अलग अलग एक्सपोर्ट करके लेके जाना पड़ेगा, सबकी फाइलें लेके जाना पड़ेंगी। अगर मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट को कर देता हूँ ना मिसाल के तौर पे, और नेक्स्ट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट आपका खुल जाएगा, उसके आगे रिसोर्सेज की क्या डिटेल थी ना वो नहीं दिखाएगा जब तक फाइल आपकी उसकी भी एक्सपोर्ट नहीं हुई भी है। तो ये कंडीशन है। अच्छा बाज़ वक़्त हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। भाई यही लेबर किसी और प्रोजेक्ट पे जा रही है, तो हम सिर्फ रिसोर्सेज को या रोल्स को कॉपी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं उसी फाइल की कॉपी। जैसे हम ऑटोकैड में MV सेटअप के उसमें पढ़ लेते हैं, लेयर्स के अंदर, व्यू पोर्ट्स के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट को कई जगह पे अप्लाई कर रहे थे। ऐसी मामला इधर है रिसोर्सेज का और रूल्स का, कि हम यही रोल और यही रिसोर्स कहीं और प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आके नेक्स्ट कर दें तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करवाना है, उसकी ID क्या है, उसका नेम क्या है, वेरिफिकेशन के तौर पे आपने नेक्स्ट कर दिया, यही है। अब ये पूछेगा ये XER की फाइल, यानी कि प्राइमरी P6 की फाइल बना रहा है 15 वर्जन के बाद वाले वर्जन, 16 वर्जन के बाद के वर्जन। आपने इसको फिनिश कर दिया, तो इसने पूछा है कि इसका वैलिड नेम तो बताओ कुछ फाइल का। मैंने कहा इसका नाम है मिसाल के तौर पे असद। आपने फिनिश कर दिया है, तो ये फाइल शाबाश, वो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे आए कहाँ पे बनानी है। मैंने कहा डेस्कटॉप के ऊपर एड्रेस बताना पड़ेगा। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो ये आप पूरा ले मिलेगा कि C में जाए, यूज़र फाइल में जाए, अली गौहर के अंदर डेस्कटॉप है, उसमें असद के नाम से फिनिश। अब ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गई। अब अगर मैं इधर से फाइल में आता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, तमाम एक्टिविटीज़ मेरी बंद हो गई, क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं इस वाली फाइल को, ये असद के नाम से बनी हुई है, मैं इस फाइल को डायरेक्ट सेंड टू करके लेके जा सकता हूँ, या आपकी USB होगी, मैं उसमें सेंड कर दूंगा तो ये आपकी USB में चली जाएगी। आप अपने घर पे जाके इस फाइल को पहले कॉपी करोगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जब इस पे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो जब भी ये लोकेशन बोलेगा कि कहाँ पे, तो आप बताओगे हाँ डेस्कटॉप पे मौजूद है, वो इंपोर्टिंग कर रहा होगा एडमिन। अब मैं करूँगा ना, देखो मैंने यहीं पे भी क्या हो ना डेस्कटॉप पे, ये मुझसे वेरिफिकेशन के तौर पे बताएगा कि ये फाइल जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, बीइंग इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट आपने की, इंपोर्ट ओपन की जरूरत से कर रहा है, तो ये आपसे लिंक पूछेगा, यही वाली है। आपने कहा नेक्स्ट, तो इसके रिसोर्सेज वगैरह भी पूछ लेगा, अगर रिसोर्सेज होंगे तो आपने नेक्स्ट किया। अब ये इसको क्या कर देगा, प्रोजेक्ट को प्लीज क्लिक द इंपोर्ट फाइल सिलेक्टेड EPS यूजिंग द क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। फाइल आ गई। आपने कहा ये मेरे पास F10 के अंदर था, इंपोर्ट टू, किसके अंदर इंपोर्ट करवा रहे हैं ना, अच्छा सही, हम जिस EPS में जी आप अपने EPS में करवा रहे होंगे ना। आपने कहा नेक्स्ट फिनिश, तो ये क्या हो जाएगा, F10 के प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंपोर्ट होके आ गई। आपके अपने प्रोजेक्ट के वाले से कंस्ट्रक्शन ऑफ
विलास के नाम से ये एक्टिविटीज आपकी क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। आप अपने ईपीएस बताओगे नहीं मैं इस ईपीएस के अंदर इस फाइल को इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तो आप किसी और के ईपीएस से लेके आए हो। अब उसका आपने एड्रेस दे दिया कि भाई ये मेरे अपनी कंपनी, ये मैं चाह रहा हूँ इस फाइल को अपनी इस कंपनी के अंदर पुट करवा लो, तो वो कंडीशन आपके पास बनी बनाई आ गई। तो ये मामला आपके पास चल रहे होते हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के तौर पे। फाइल के अंदर अगर आप आएंगे तो इसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू वगैरह क्या आता है एक्टिविटीज के अंदर। अब दो कंडीशन चल रही है आपके पास, एक्टिविटी कार्ड अलग चल रहा है, उसका चार्ट व्यू अलग चल रहा है, ग्राफ व्यू, तो ग्रैंड चार्ट का अलग निकालेगा और एक्टिविटीज का अलग निकालेगा। आप जब प्रिंट प्रीव्यू आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देगा। जितनी बड़े प्रोसेस चलते रहेगा वो आगे जाते रहेगा इंपोर्टिंग के हवाले से, और यहाँ पे आपको बताते रहेगा। ये देखो एक्चुअल वगैरह जब हम स्टेटस में फाइनलाइज में आएंगे तो ये ब्लू कर देगा, तो ये आपको एक चार्ट पूरा बना रहा होता है, उसमें ये इंडिकेट कर रहा होता है क्रिटिकल रेड, नॉन क्रिटिकल ग्रीन, और जो एक्चुअल वर्क हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो ब्लू से इंडिकेट हो जाएगा। ये कह रहा है आपको 2 पेजेस हैं आपके पास, 2 पेजेस किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास एक पहला पेज है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज आई है, उसके बाद एक दूसरा पेज भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ दूसरा पेज नहीं आए, ये ना, ये देखिए नेक्स्ट पेज, ये पेज 2 आ गया, ये पे आया, फर्स्ट पेज आ गया, 2 पेज ही आए हुए। आप जब इधर प्रिंट के अंदर आए तो प्रिंट के अंदर आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पेजेस 1 और 2 के बजाय आप क्या कर दें, सिर्फ 1 कर दें इसमें, क्योंकि करंट पोजीशन का नहीं आया हुआ है, क्योंकि प्रिंटर का नाम नहीं है ना। अगर मैं प्रिंटर का कोई नाम दे दूंगा फिर मैं इधर दे दूंगा करंट पोजीशन सिर्फ ना, कि भाई सिर्फ पेज नंबर 1 निकाल दे पेज, और ओके कर दूंगा तो वो 1 पेज का क्या कर देगा, प्रिंट निकाल के दे देगा। आप इसे यहाँ से क्लोज कर दो, और ये एक्टिविटी जितनी आपकी ग्राफ के अंदर मौजूद है पूरी इतनी शो करेगा प्रिंट के अंदर। ये जो 2 पेज दिखा रहा था, अगर आप यहाँ से इसको जूम कर लेते हो, और अब मैं कंट्रोल पी प्रिंट में चले जाता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, तो ये मुझे क्या कर देगा, चार्ट इस सूरत में दिखा रहा होगा, क्योंकि जितनी वाइड स्क्रीन है ना उतने ही ये दिखाएगा। तो हम लोग उमूमन जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको कंप्रेस ही कर देते हैं, और हम बोलते हैं दूसरे पेज का प्रिंट निकालो ही नहीं ना, करंट पेज का प्रिंट निकाल लेते हैं सिर्फ पेज 1 पे क्लिक करके। ये देखिए फाइल में आ गए, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आ गए, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक एक्टिविटी निकाल रहा है जूम करके ना, इतनी जूम कर दें कि भाई आपकी निकल जाए। हम इस पर भी वर्किंग कर सकते हैं, ये जो कंडीशन आई हुई ना, कितना जूम करके आपको देखना है वेरीफाई करने के लिए, आप इस पर भी वर्किंग कर सकते हो चेकिंग वैकिंग करते हुए। चेकिंग वैकिंग हो गई, फिर आप यहीं पे आ जाओ प्रिंट टाइटल ब्लॉक हमें बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली देता है, कंपनी का नाम देता है। जो ऑटोडेस्क वाले फाइल का नाम तो आ गया कंस्ट्रक्शन, ऑटोडेस्क वाले थे ऑटोकैड के लिए। ऑटोकैड में क्या था, हम पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल किए हुए थे, जब प्रिंट निकाल रहे थे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा था, आप सब काम खुद कर रहे थे। ये पायरेटेड नहीं होते, ये क्या होता है, कंपनी ने अपना डेटाबेस के साथ डाला हुआ है, तो जब भी प्रिंट निकलेगा नीचे ऑरेकल लिखा हुआ आएगा कि ये ऑरेकल वालों की प्रोडक्ट है, इसको हम हटा नहीं सकते। वो अलग बात है, आप इमेज बना के इसके ले जाओ फोटोशॉप में मिटा दो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बिल्टन अपनी देते हैं। ये आपके पास कंडीशन आई हुई है प्रिंटिंग के हवाले से, क्लोज करना है, आप इसको क्लोज कर दो, ये चीज़ हो गई आपके पास क्लोज। अच्छा सर, ये जो एक्टिविटीज़ हैं अगर मैं चाहता हूँ जैसे बी के साथ ए के बाद जो बी और सी स्टार्ट हुई हैं, मैं चाहता हूँ सी एक दिन बाद स्टार्ट हो। हाँ, वो बेसिकली कहलाता है लैग, उसको हम कहते हैं कि आपने उसको एक मार्जिन दे दिया कि एक दिन का रेस्ट मिला हुआ है। वो इसके अंदर अभी हम आएंगे, जैसे आपने कहा मेरे पास जो एक्टिविटी है सी एक्टिविटी के अगर मैं सक्सेसर के ऊपर आ रहा हूँ तो ये कह रहा है कि सी एक्टिविटी के बाद ये किसके बाद आ रही है, प्रीडिसर पे आ गया ना, मैं ए के बाद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ए के बाद तो हो, लेकिन ये जो है ना लैग दे रहा हूँ मार्जिन कितने दिन के बाद हो, ए के 1 दिन के बाद हो। अब मैं अगर F9 कर देता हूँ शेड्यूल के तौर पे, आगे ये क्या हो गया, तो मेरे पास मार्जिन 1 दिन का क्या हो गया, इधर का खत्म हुआ तो मसला इधर का भी खत्म हो गया, क्योंकि ये इसके साथ लिंक में था। जैसे जब मैं सी एक्टिविटी पे आ रहा था तो सी के साथ मेरा क्या चल रहा था, डी एक्टिविटी भी जा रही थी, सी के साथ ई एक्टिविटी भी जा रही थी, 2 लिंक थे ना, तो दोनों के पास से एक दिन खत्म हो गया, क्योंकि सी एक्टिविटी आगे पहुंच गई, 1 दिन उसका डिले होने का मतलब हो गया ये दोनों एक्टिविटी भी 1 दिन आगे हो गई। तो आपके पास इधर से भी 1 दिन माइनस हुआ, इधर से भी 1 दिन माइनस हुआ, इधर 2 था इधर 3 था, दोनों में से माइनस हुआ, तो वो कहलाता है लैग मार्जिन।
आप इसको 0 कर दे कि नहीं ये लेग एक साथ ही शुरू कर दे। ये तो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना टाइम सेव करना चाह रहे हैं और कितना वो। अगर हम बोलते हैं नहीं यार फास्ट ट्रैक पे लेके चले जाओ, बाज़ वक़्त हमें होता है, हम बोलते हैं यार ये बंदा जो है ना बोलेगा इतनी जल्दी काम कर लिया, इतने ज़्यादा चार्जेस ले लिए, ये हो गया ना, तो चलो काम को थोड़ा डिले कर दो क्योंकि हमारे हाथ में ही है, तो हम लोग लैग्स दे देते हैं। लैग देने में क्या होता है, ऐसा लगता है काम भी चल रहा है और बंदा रेस्ट में भी होता है। वरना फिर हम जब देखते हैं काम का बटन ज़्यादा है, बंदा है नहीं, जल्दी निपटो, आगे कोई और काम करो, तो वो कंडीशन आ जाती है। ये कहलाता है लैग मार्जिन, आपने गैप दे दिया। सर ये हमारा फॉर एग्जांपल जैसे 19 दिन ये बता रहा है, ठीक है। हाँ। अब मैं अगर आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ठीक है स्टार्ट हुआ 19, अभी मैं 10 पे दिन पे था, आराम आराम चलते रहे। अब मैंने कहा नहीं यार अब इसको फास्ट करो। हाँ। तो फिर जो एक्टिविटीज रह गई हैं उनमें हम जो है ये गेम करते हैं। ये गेम करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि फिनिश टू स्टार्ट नहीं करें, स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं लेग के साथ। अच्छा सही। स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं लेग लगा के, भाई कि ये खत्म होगी तो मैं ये शुरू करूँगा ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा इसके खत्म का इंतजार नहीं करो, ये इसके साथ ही शुरू हो लेकिन 3 दिन का लेग हो। ये 5 दिन की एक्टिविटी है ना, तो मैं 3 दिन के लेग पे शुरू करूंगा ना, 2 दिन मेरे सेव हो गए। 2 दिन क्या हो गए, सेव हो गए। अब मैं ये 5 दिन पूरा करने देता, फिर वो 3 दिन का शुरू होता तो 8 दिन पे जाता। मैंने कहा कि इसके 5 दिन थे, मैंने कहा स्टार्ट के साथ ही स्टार्ट करें 3 दिन का लेग के साथ, तो 3 दिन की इसकी एक्टिविटी और 3 दिन इसकी हुई तो 6 दिन। 8 के बजाय मैं किस पे आ गया, 6 के ऊपर आ गया। तो 2 दिन मैंने क्या करिए अपने सेव कर लिए। तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट करके लेग दे देते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता ये भी शुरू हो ये भी शुरू होता है। इसके 2 दिन का मार्जिन बताया ना, 2 दिन में इसका जितना काम हुआ था उसके ऊपर वर्किंग शुरू। मिसाल के तौर पे आपने कहा प्लास्टर और पेंट है, अब मैंने कहा दोनों को स्टार्ट टू स्टार्ट पे रख दो। स्टार्ट टू स्टार्ट पे रखूंगा तो इसका मतलब दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं। अब दोनों एक साथ तो शुरू हो नहीं सकते, तो मैंने कहा 2 दिन का लेग दे दो। 2 दिन में जितना प्लास्टर होगी सूखा होगा ना, पेंट वाला उस दिन से उस पर शुरू कर देगा। तो अब मैं अगर प्लास्टर वाले का 8 दिन इंतजार करता फिर पेंट करवाता, मेरा टाइम मैंने सिर्फ 2 दिन उसको दिए। 6 दिन का मेरा पेंट था, मेरा पेंट 2 दिन आगे निकलेगा। तो मैं क्या कर दूंगा 8 दिन में जब ये नहीं कर रहा होगा ना, तो मेरे पास 8 और 8 16 दिन के बजाय 8 और ये 8 में से ये 6 आ गए, 6 और 2 8 दिन, 16 के बजाय 8 दिन के अंदर मेरा दोनों काम हो गए। क्योंकि पेंट वाला प्लास्टर वाला निकला 8 दिन की एक्टिविटी करके, उसके 2 दिन के बाद आप उस सवाल पे पहुंच गए। तो हम लोग इसमें लैग दे देते। क्लियर है, समझ आया, इनफ है। चलते हैं मस्जिद में ही नमाज पढ़ लेते हैं, यहीं पे रखते हैं इसको। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 2 से 3 एक्टिविटीज़ इसमें कर लेंगे, यानी कि कैलेंडर वगैरह भी पढ़ लेंगे, OBS भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आज ये चीज़ बहुत अहम थी बेस बनाने के लिए ना एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जो है ना सबसे असल काम ही इसी का है, सक्सीजर और प्रीडिसेसर।